दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अर्थव्यवस्था बनता है, इकोनॉमिक्स बनता है। इकोनॉमिक्स से बच्चे क्या करते हैं, दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ा मैथमेटिकल होता है, समझ में थोड़ा टिपिकल होता है। चलिए, हम लूसेंट लिए हैं, इसको देखते जाते हैं और आपको बताते जाते हैं, समझाते जाते हैं किस तरह से अर्थव्यवस्था को आसान बनाया जा सकता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखते हैं। इंडियन इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। इकोनॉमिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था अगर सही रहेगी, सही दिशा में जाएगी, तो हमारा देश उन्नति के मार्ग पे जाएगा। जीडीपी उसकी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। अगर अर्थव्यवस्था गड़बड़ होगी तो हमारा देश क्या हो जाएगा, एकदम अवनत के मार्ग पे जाएगा, पिछड़ा होता जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का सही होना जरूरी है। हम सभी देशवासी अर्थव्यवस्था में अपना अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते आते हैं। जैसे अगर हम कोई भी सामान अगर जिंदा हैं, सही सरल भाषा में अगर समझिए, अगर हम जिंदा हैं तो जान लीजिए कहीं न किसी रूप में हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, टैक्स जा रहा है। जैसे कोई कहेगा कि कहाँ हम टैक्स तो पेयर है नहीं, टैक्स तो देते नहीं, देते हैं प्यारे मित्रों। जो बड़े लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो तो डायरेक्टली टैक्स देते हैं। उनका जीएसटी बनता है, उस जीएसटी पे कितने का आप बिजनेस किए हैं, उस बिजनेस पे उनका टैक्स लगता है। जीएसटी बनता है और टैक्स लगता है। लेकिन जो छोटे हैं, जिसका जीएसटी नहीं बनता है, वो कैसे टैक्स देते हैं, वो भी देते हैं प्यारे मित्रों। जैसे हम जिंदा हैं, हमको भोजन करना है, हम नमक ले आएंगे दुकान से, तो नमक पे क्या करेंगे, टैक्स देते हैं। नमक पर टैक्स लगता है, वो सरकार के उस पे जाता है। तो हम पैसा देंगे दुकानदार को, और दुकानदार क्या करेगा, नमक पे जो टैक्स कंपनी वाला देगा सरकार को, सरकार तक पहुंचेगा। बिस्किट खाएंगे, उसका भी टैक्स लगेगा। मसाला ले आएंगे, डालेंगे, उस पर भी टैक्स है, क्योंकि दुकान से मिलेगा। अपने घर से हमने मसाला, न नमक, न बिस्किट, ये सब नहीं बना सकते, क्योंकि हम फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जो भी चीज़ें हम दुकान से खरीदते हैं, सब पे टैक्स सरकार लेती है। इसके मतलब मैं टैक्स देता हूँ। हर एक नागरिक भारत का टैक्स पेयर है, टैक्स देता है। दूसरी चीज़, अगर हम कपड़ा पहनते हैं, उस पर भी टैक्स लगता है। वो जो जहाँ जिस फैक्ट्री में बनता है, वहाँ से टैक्स सरकार के पास पहुँचता है। ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि पैसा जो है हमारा सबके पास पहुंचे, सभी लोग खर्च करें। जब सभी लोग उसी पैसा को हमेशा हमेशा खर्च करेंगे, फिर पैसा पहुंचता रहेगा, उससे उनकी सरकार की क्या करेगी, आमदनी बढ़ती रहेगी, सब पे हमेशा टैक्स लेते रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदे ही ना, एकदम सब कौन सा जैन धर्म अपनाने, श्वेतांबर दिगंबर, दिगंबर नंगा, श्वेतांबर अन्न उपजाऊं। उसके बाद देखिए, जब किसान अन्न अपना उपजाता है खेत में, उस पर भी टैक्स देता है। किस मायने में देता है टैक्स, देख लीजिए। वो डीजल खरीद करके ले आएंगे मशीन से, डीजल पे टैक्स लगेगा। वो मशीन जा खरीद के लेके आएंगे, मशीन पे टैक्स लगेगा। मशीन खराब होगा, उसके कल पुर्जे खराब होंगे, मशीन पे देखिए ट्रैक्टर चल रहा है, आया आवाज़ आ रही होगी, ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर में अगर कल पुर्जा, टायर या कुछ भी खराब होता है, वो जा करके बनवाएंगे, वो भी टैक्स देते हैं। जिससे बनवाएंगे इस मिस्त्री को, उस कारीगर को क्या कर देंगे, पैसा देते हैं, तो भी अपना उस पैसे से सामान खरीदेगा। तो एक दूसरे से सभी लोग एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर हैं। सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। पानी चलाते हैं, वहाँ से अर्थव्यवस्था में जो कंबाइन काटने आएंगे, वो भी डीजल से चलेंगे, उसके भी कल पुर्जे खराब होंगे, वो भी आदमी उसमें भी लगेंगे। सब लोग एक दूसरे पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। इसके मतलब जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, मुंह तक जो जाता है, उस पर भी टैक्स लगता है। अगर जिंदा हैं तो टैक्स भरना है, सरकार की तरफ टैक्स जाना है। हाँ, दिगंबर लोग अगर ज़्यादा अपना ले पद्धति तो टैक्स कम होगा, तो इससे क्या होगी, अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी। इसीलिए देखिए, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट जो आता है, बहुत शान शौकत का आता है,
और सब लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, पुरानी पद्धति को छोड़ करके नया पद्धति अपनाने का प्रयास करते हैं। नई चीज़ें आती हैं, पुरानी चीज़ को निष्कासित कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये अर्थव्यवस्था सही हो रहा है। जहाँ पे जितना ज़्यादा मॉडर्न है जो देश, उसकी अर्थव्यवस्था उतना मॉडर्न। जैसे अमेरिका को देख लीजिए और सभी देशों को देख लीजिए, वहाँ सब लोग क्या करते हैं, मॉडर्न तरीके से रहते हैं, आधुनिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं अच्छे से, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बनी रहती है। इसलिए खर्च करो और कमाओ, खर्च भी ज़्यादा करो, ढेर सारा कमाओ, अर्थव्यवस्था में योगदान बना रहेगा और देश उन्नति के मार्ग पर चलेगी। चलिए समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, दो चीज। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है। अर्थशास्त्र जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है, जो मानव, जो भी मैं बताया हूँ, मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, लाभ हो या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती हैं। कोई काम करते हैं आप, तो उसमें या तो आपको लाभ होगा या तो हानि होगा, वही आर्थिक गतिविधियां कहलाएंगी। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए। अधूरा है नहीं। अर्थव्यवस्था में हम सब तो काम करते हैं, लेकिन किसके लिए, किस देश के लिए, किस क्षेत्र के लिए काम करते हैं। जिस क्षेत्र और जिस देश में रह करके हम अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे वही तो उन्नत करेगा, या उसी का तो घाटा या मुनाफा होगा। सही बात समझें। तो इसलिए अधूरा है, मतलब क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए और देश से जुड़ा अगर होगा। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। देश से जोड़ करके अगर हम इसको देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। समझेंगे इसको। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधन, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हो जो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, या घरेलू क्षेत्र जो डोमेस्टिक चीज़ों के लिए यूज करते हैं, जो अपने घर पे हम सब यूज करते हैं, या कोई दुर्लभ संसाधन जैसे जिसकी उपलब्धता कम हो, जिस संसाधन की उपलब्धता कम हो, उसमें सरकार के द्वारा जो योगदान होता है, जो प्रयोग करते हैं लोग। वस्तुओं तथा सेवाओं को उपयोग, जो हम वस्तु का उपयोग करते हैं, सेवा मतलब जो सरकार सेवाएं दे रही हैं उसका अगर उपयोग कर रहे हैं हम। उत्पादन तथा विवरण से संबंधित है, उत्पादन कितना हो रहा है और विवरण। अगर उत्पादन ना हो, मान लीजिए हम खर्च करते जाते हैं, उत्पादन ना हो, तब भी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचेगी, क्योंकि भारत सरकार क्या करेगा, उसको निर्यात करेगा या किसी को देगा, उस पर टैक्स, जो उत्पादन होगा तभी तो टैक्स लगा सकते हैं। अगर उत्पादन हुआ ही नहीं तो टैक्स कैसे लगाएंगे, टैक्स तो लगाएंगे नहीं। तो इसलिए उत्पादन का भी होना जरूरी है। ये नहीं कि आप मेहनत करते जाओ कुछ ना हो। हाँ, पानी चल रहा है, मूली में जाए कि गाजर में जाए पता ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं, अगर मेहनत कर रहे हैं तो सार्थक दिशा में करें तभी लाभ है। निरर्थक दिशा में करने से क्या लाभ है, वो भी लाभ है लेकिन उतना लाभ नहीं है। निरर्थक भी करेंगे तभी सरकार को लाभ है, लेकिन ये देश उन्नत के मार्ग पे नहीं जाएगा। चलिए, अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या होता है। न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति कौन कौन से, न्यून, मध्य तथा उच्च आय वाले। सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्ग में, 4 वर्ग में बांटा गया है, 4 वर्ग में बांटा गया। कौन कौन से, नीच आय वाली यूएस डॉलर है 9 से 95 या इससे कम अगर है कमाई प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, तो नीच आय वाले। नीच मध्यम आय वाली यूएस डॉलर 996 से 3895 तक अगर कमा रहे हैं, 996 से 3895 तक अगर कमा रहे हैं तो नीच मध्य आय वाली है, मध्य आय। उच्च मध्य आय वाली जो है 3896 से 12055 तक अगर कमा रहे हैं, यूएस डॉलर कमा रहे हैं, तो उच्च आय मतलब उच्च मध्य आय वाले लोग हैं वो।
उच्च आय वाले, जिसका यूएस डॉलर 12,055 से अधिक है, वो उच्च आय वाले लोग हैं। 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है निम्न आय वाले 995, दूसरा नीची मध्य आय वाले 996 से 3,895, तीसरा उच्च मध्य आय वाले यूएस डॉलर 3,896 से 12,055, चौथा सबसे उच्च कोट के वाले जो हैं, उच्च आय वाले जो हैं 12,055 से ऊपर यूएस डॉलर वाले जो हैं। यह विश्व बैंक का यह वर्गीकरण 1 जुलाई 2018। विश्व बैंक कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में। 1 जुलाई 2018 का है। निजी क्षेत्र और बाजार के क्षेत्र सापेक्ष राज्य, निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस श्रेणियों में किया जाता है? जैसे 3 श्रेणी कौन कौन से हैं? निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 क्षेत्रों में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और दूसरा राज्य अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों हम देख लेते हैं इस वीडियो में। विश्व के 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं, सबसे ज़्यादा किसकी अर्थव्यवस्थाएं सबसे ऊपर है? चलिए देख लें कौन कौन से हैं। यूएस, जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएस बोलते हैं, 21.43 जीडीपी है, मिलियन टर्म में, डॉलर मिलियन टर्म में। इसका जीडीपी जिसका ज़्यादा होगा उसका ज़्यादा होगा। 21.43 जीडीपी है। चीन का 14.12 है जीडीपी, 14.14 मिलियन, 14.14 मतलब 14.14। जापान का 5.14 मिलियन, ट्रिलियन में है सभी चीज़ें। यूएस का 21.43 ट्रिलियन में है। चीन का 14.14 ट्रिलियन में है। जापान का तीसरे नंबर पे है, 5.14 ट्रिलियन में है। उसके बाद जर्मनी का स्थान आता है, 3.95 ट्रिलियन में है। जर्मनी के बाद भारत का स्थान आता है, 2.93 ट्रिलियन में है। भारत के बाद इंग्लैंड का स्थान आता है, 2.744 ट्रिलियन है। और इंग्लैंड के बाद फ्रांस का स्थान आता है, 2.707 ट्रिलियन है। उसके बाद 8वें नंबर पे इटली आता है, 2.014 ट्रिलियन है। 9वें नंबर पे ब्राज़ील आता है, 1.87 ट्रिलियन है। और 10वें नंबर पर कनाडा आता है, 1.71 ट्रिलियन है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? पहले स्थान पे किसका है? यूएस अमेरिका का है। दूसरे स्थान पे किसका है? चीन का है। भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। और 10वें स्थान पे कौन सा है? कनाडा है। ये सभी चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिकाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, और उसे किस कीमत पे बेचना है, यह सब बाजार तय करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कितना करना उत्पादन और क्या उत्पादन करना है, उसे किस कीमत पे बेचना है, ये सभी कौन तय करता है? बाजार, मार्केट के तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं है। ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे हम कोई चीज़ अपना उत्पादन कर लिए, अब हम बेचेंगे अपने मन से। कैसा उत्पादन करेंगे हम तो अपने ऊपर है, और कितने का बेचेंगे मेरे अपने ऊपर है। कोई चाट है, मान लीजिए कोई चाट है, ठीक है, कोई चाट 20 रुपये में बेचते हैं, कोई चाट 50 में भी बेचते होंगे, कोई वही 100 में बेचते हैं। सरकार तय करती है? नहीं, वो अपने बना रहे हैं, अपने बेच रहे हैं, अपने हिसाब से बेचेंगे। वो कौन सी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 1976 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। एडम स्मिथ की जो किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन, इसकी अर्थव्यवस्था का क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत माना जाता है कि यहीं से उद्गम हुआ। अब राज्य अर्थव्यवस्था देख लिया जाए।
इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। क्यों? इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा लिया जाता है। ये राज अर्थव्यवस्था है कि कितना उत्पादन होगा, क्या उत्पादन करना है और कितनी कीमत पे बेचा जाएगा, ये राज सरकार लेती है। ये राज, इसलिए उसका राज अर्थव्यवस्था होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। केंद्रीकृत है और नियोजित है, फिक्स है, ये होना है इसको, इसलिए केंद्रीकृत मतलब इसका केंद्र कहाँ है? राज्य है। राज्य ही सब कुछ डिसीजन लेगा कि कितने रुपए में कितना उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है और कितने में बेचा जाएगा, ये सब राज्य उत्पादन करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? केंद्रीकृत बोला जाता है, नियोजित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और गैर बाजारी अर्थव्यवस्था है। बाजार के भाव से उतार चढ़ाव इसमें नहीं होगा। जैसे होता नहीं बाजार के भाव में उतार चढ़ाव अपने मन से। अगर मान लीजिए आप जाते हैं बाजार में सब्जी लेने के लिए, अगर सब्जी की मात्रा कम हो और खरीदने वाले लोग ज़्यादा हों तो सब्जी सस्ती बिकेगी कि महंगी बिकेगी? महंगी बेचेंगे। दुकानदार समझ जाएंगे कि बहुत कोई लाया ही नहीं है, अगल बगल देख लेंगे लाया ही नहीं है और महंगा सब्जी बेचना चालू कर देंगे। इसी तरह से लेकिन जो सरकार तय कर देगी, फिक्स प्राइस तय कर देगी, तो उसी रेट में, जैसे अब हो गया यूरिया लेना है, सरकार तय कर दी, राज्य सरकार दाम तय कर दी, केंद्र सरकार दाम तय कर दी। अब कम हो या ज़्यादा हो, यूरिया उसी भाव में बेचना है। भले से ज़्यादा अधिक लोग हो जाए उसको खरीदने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकते। लेंगे तो कानून का उल्लंघन होगा, आपके ऊपर जुर्माना लगेगा, आपके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। इसलिए नहीं बढ़ा सकते, घटा सकते, इसलिए इसके विरोध में हुआ। राज्य अर्थव्यवस्था को दो अलग अलग श्रेणी नजर आती है। राज्य अर्थव्यवस्था में कितने? दो श्रेणी नजर आती है। सोवियत संघ से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वहीं साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था। साम्यवादी किसका नियंत्रण था? सरकार। से साम्यवादी से सरकार का। सभी संपत्तियों में किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के क्या थे? अधीन थे। पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1828। राज्य अर्थव्यवस्था की शुरुआत किसने? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी में दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई थी। इसका अर्थ रूप, आदर्श जो रूप है, ये चीन है। 1949 ईस्वी में सामने आया था। जो राज्य अर्थव्यवस्था है कौन दिया था सिद्धांत? जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स दिए थे 1818 से 1883 ईस्वी में। जो व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 में आई थी कि बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप क्या है? चीन है। 1949 ईस्वी में सामने आया। कौन सा अर्थव्यवस्था? राज्य अर्थव्यवस्था आया था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लिया जाए क्या होता है। इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं, कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, राज्य और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सा ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें राज्य का भी नियंत्रण रहता है और लोगों का भी नियंत्रण रहता हो। बताइए, इसमें सोच करके दिमाग लगा कर मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट से इसका एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के, यानी सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, दोनों का, सरकार का और निजी क्षेत्र का, दोनों का सह अस्तित्व रहता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें भारत, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल हैं। भारत भी मिश्रित, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है इससे।
देखिए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें राज्य अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्था क्या है, निहित है। कि मतलब अपने मन से भी आप बेच सकते हो, आप जैसे मैं बताया हूँ एग्जाम्पल, और सरकार के द्वारा भी आपको जो प्राइस तय होगा उस पर भी आपको बेचना है अनिवार्य है। मतलब दोनों अर्थव्यवस्था चलती है, नहीं कि सबका रेट सरकार ही तय करती है, ये नहीं कि सब जो वस्तुएं बिकती हैं सरकार के रेट पे ही बिकती हैं। मैं अपने मन से भी अपनी वस्तुओं को बेच सकता हूं, और सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उस पर भी मैं बेचते हैं, जो सरकार के द्वारा अथॉराइज्ड जो पर्सन है उसको बेचेंगे। वही होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें कौन कौन से देश हैं, किस देश का मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सभी देश इसमें आते हैं। नोट केन्स ने सुझाव दिया था कि केन्स एक वैज्ञानिक हैं, अर्थव्यवस्था के वैज्ञानिक, साइंटिस्ट माने, सुझाव दिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसको किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, समाजवादी, समाज के लिए जो। जबकि प्रोफेसर लाज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ, समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी, दोनों देखिए यही होता है मतभेद। कोई कह रहा है, केन्स ने कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी, और क्या कह रहे हैं प्रोफेसर लाज जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए इसको। तो ये अपना अपना मत है, अपने अपने विशेषज्ञों का क्या है, मत है। बंद अर्थव्यवस्था व अर्थव्यवस्था, चलिए बंद अर्थव्यवस्था की एक अर्थव्यवस्था और अतिरिक्त पढ़ लिया जाए। बंद अर्थव्यवस्था जो है वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। बंद है, न निर्यात करो न आयात करो, बैठे रहो घूम मार के, कुछ नहीं। ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, कोई भी संबंध शेष, कैसे संबंध रहेगा, हम संबंध कैसे होगा, जब हम कहीं दूसरे देश में जाएंगे, वार्तालाप करेंगे, अपनी चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे, अपना शरीर ही लेकर के दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें खरीदेंगे खाने पीने के लिए, तब तो उस देश का अर्थव्यवस्था को योगदान देंगे। जैसे अब देखते हैं कई टूरिज्म क्यों विकसित होता है, कहते हैं टूरिज्म बढ़ाते हैं, ढेर सारा जो सरकार पैसा खर्च करता है, अपने अच्छे अच्छे सिटीज़ बनाते हैं, जो विदेशों से लोग आए और उसको क्या करें, देखें, विजिट अगर करेंगे, विदेश से लोग आएंगे देखेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे भारत के। तो भारत की अगर चीज़ें खरीदेंगे तो कई तरह से लाभ होगा। भारत के यहाँ के रहने वाले लोग क्या करेंगे, उसका निर्माण करेंगे और बेचेंगे, उनको लाभ होगा। प्लस जीएसटी कटेगा उनका, जीएसटी में भारत सरकार का लाभ होगा। प्लस जा करके नाम करेंगे कि यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें देखने आएंगे, और भी लोग आएंगे देखने के लिए, वहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है, यहाँ पे हम सबके लेहड़ा जी का मंदिर है, लेहड़ा जी ये अदरौना जो बोलते हैं, माता दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ पे क्या है, सब लोग दर्शन करने जाते हैं माता दुर्गा जी के, वहाँ पे दुकान लोग रखे हैं और क्या करते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो वहाँ के लोगों का, उस क्षेत्र के अर्थव्यवस्था क्या है, मेंटेन है। कुछ नहीं करेंगे, नहीं पाएंगे रोजगार, तो एक दुकान ही खोल करके बैठ जाएंगे और क्या कर लेंगे, अपना जीव का भरण पोषण क्या कर देंगे, चलेगा। और दूसरे जो लोग जाते हैं उनका दर्शन भी हो जाता है, उनका मन में आस्था भी बना रहता है भगवान के प्रति, वो भी एक अपने धर्म को, संस्कृति को बचाने का एक तरीका है, उनका बचाएंगे। और जो कमा करके लेके जाते हैं वो खर्च करते हैं, जब खर्च करेंगे फिर मेहनत से कमाएंगे, इसके मतलब अपना श्रम योगदान क्या करते हैं, हमेशा देते रहते हैं। अब वही कहीं जाए ही ना, पैसा पा जाए, खाएं पिए, उसके बाद डम करते रहें, तो अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होगा। अर्थव्यवस्था योगदान तभी चलती है जब किसी गतिविधियाँ रुके ना, जैसे कोरोना में था, रुक गया था गतिविधियाँ, सब लोग अपना क्या करते थे, खर्चे को सीमित कर दिए थे, इसी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंची थी। कोरोना में सभी देश की अर्थव्यवस्था क्या की थी, लुढ़क गई थी। क्यों? क्योंकि सब लोग की आर्थिक गतिविधियाँ एक कमरे में, एक दायरे तक सीमित हो गई थी, वहीं पर आते थे जाते नहीं थे, तो इसलिए बहुत लोगों का क्या हुआ, रोजी रोटी हुआ, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, इसलिए कोरोना ने बहुत कुछ छीना। फिर भी सरकार ने प्रयास, जहाँ तक भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और सभी सरकारें ने हर हद तक प्रयास अपने नागरिकों के लिए किए कि हम अर्थव्यवस्था मेंटेन रहे और उनकी ज़रूरतों को, चीज़ों को पहुंचाने का पूरा प्रयास किए। लेकिन आपदा, विपत्ति तो सबके ऊपर आएगी, सरकार और सब प्रयास कर सकते हैं, लेकिन झेलना तो नागरिकों को ही। चलिए अर्थव्यवस्था का और अगला नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लेकर के आपके सामने आएंगे।